जानवरों में गधा सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या फिर उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गायें सींगे मारती हैं। ब्याई हुई गायें तो अनायास ही सेहनी का रूप धारण कर लेती हैं। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है। लेकिन गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना, ना देखा। जितना चाहे उस गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पे कभी असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई देती। बैसाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो कभी उसे खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी दशा में बदलते नहीं देखा। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वह सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना अनाचार कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्यों दुर्दशा हो रही है, क्यों अमेरिका में उसे घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, चार पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़ के काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, चार बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदमाश है। कहा जाता है जीवन की आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वो ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लग जाते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है, जो उससे कुछ कम गधा है। वो है बैल। जिस अर्थ में हम गधा का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का प्रयोग भी करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों से वह अपना असंतोष प्रकट करता है। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। झूरी कांची के दोनों बैलों का नाम है हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था, हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उसमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के भाव से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोनों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते थे और गर्दनें हिला हिला कर चलते, तो हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज्यादा बोझ मेरी गर्दन पे रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाटकर चूटकर अपने थकान में डाल लिया करते। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। अब संयोग की बात कि झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम कि वो क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे कि मालिक ने उन्हें भेज दिया है। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा ना लगा। कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगड़ियां पकड़कर नीचे करते हुकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झुरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर ना उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम ना चलता था तो और काम करवा लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने दाने चारे की शिकायत नहीं करी। तुमने जो कुछ खिलाया सब सर झुका के खा लिया, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथों क्यों बेच दिया? संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पे पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसके मुंह न डाला। दिल भारी हो गया। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वो आज उनसे छूट गया था। ये नया घर, नया गांव, नए आदमी
सब उनको बेगाने से लग रहे थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा लिए और घर की तरफ भागे। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान नहीं हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा। पर इन दोनों ने इस समय दूसरी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके से उन्होंने रस्सियां तोड़ दी। झूरी जब प्रातःकाल सोकर उठा तो उसने देखा कि दोनों बैल चरनी पे खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा घराव लटक रहा है, घुटने तक पांव कीचड़ में भरे हुए हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगाया। प्रेम आलिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव में लड़के जमा हो गए और तालियां बजाकर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय लिया, दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर तो कोई भूसी। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। दूसरे ने कहा, इतनी दूर से अकेले चले आए। तीसरे ने कहा, बैल नहीं है वे, उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस नहीं हुआ। झूरी की पत्नी ने बैलों को द्वार पे देखा तो जल उठी, बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं, एक दिन भी वहां काम ना किया और भाग आए। झूरी अपने बैलों का आक्षेप ना सुन सका। नमक हराम क्यों है? चारा दाना दिया होता तो क्या करते? स्त्री ने रौब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते और बाकी सब पानी पिला पिला के रखते हैं क्या? झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिढ़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले। अब देखो कहाँ से मिलता है इनको खली और चोकर। सूखे भूसे के अलावा कुछ ना दूंगी, खाएं चाहे मरे। और फिर वही हुआ। मजदूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नांद में मुंह डाला तो फीका फीका, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस। क्या खाएं? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मजदूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता रे? मालकिन मुझे मार ही डालेगी। चुरा कर डाला। ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं किसी कहोगे। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले गया। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज्यादा सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चूरी और सब कुछ दे दिया। दोनों बैलों को ऐसा अपमान कभी ना हुआ था। झूरी उन्हें फूल की छड़ी से भी नहीं छूता था। उसकी टिटकर पर दोनों उड़ने लगे। यहाँ पर मार पड़ी। आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। नांद की तरफ आंख तक ना उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पांव उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पांव ना उठाया। एक बार जब निर्दयी ने हीरा के नाक में खूब डंडे जमाए तो मोती को बहुत गुस्सा आ गया। वह हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ सब टूट टाट के बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां ना होती तो दोनों पकड़ाई में ना आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। और मोती ने उसी भाषा में जवाब दिया, तुम्हारी तो इसने जान ले ही ली थी, अब की बार मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से ही यहाँ तक बचेंगे। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है और दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ। मुझे मारेगा तो मैं एक की दो दूंगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले गया। कुशल हुई कि इस वक्त मार पीट कर नहीं। मोती भी पलट पड़ा। उसके तेवर देखकर सहम गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाला जाना ही मसलहत है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे।
घर के लोग भोजन करने लगे और उसी वक्त एक छोटी सी लड़की 2 रोटियां लेकर निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से अब इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय में मानो भोजन मिल गया हो। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी और सौतेली माँ उसे मारती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते और शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात में वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला के जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल ना होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो सहा नहीं जाता हीरा। क्या करना चाहते हो? एक हाथ को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा। लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। वह बेचारी अनाथ हो जाएगी। तो मालकिन को ना उठा फेंक दूं? वही तो लड़की को मारती है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, वह भूले जाते हो तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं दोगे। तो आओ, आज तो उड़ाकर भाग चले। हाँ, यह सही है, मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका भी उपाय है। पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो और फिर एक झटके में टूट जाती है। रात को जब बालिका रोटी खिलाकर चली गई तो दोनों रस्सियां चबाने लगे। मोटी रस्सी मुंह में ना जाती थी, बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते। सहसा घर का दरवाजा खुला और वही लड़की निकली। दोनों सर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं यहाँ के लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही थी कि इनकी नाकों में नाथ डाल दिया जाए। उसने गराव खोल दिए, पर दोनों चुपचाप खड़े हैं। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आ जाएगी, सब इसी पे संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई और दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ाकर भीतर से बाहर निकला और बैलों को पकड़ने के लिए चला। वो दोनों भागे, गया ने पीछा किया। वे और भी तेज भागे, गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को साथ लेकर लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया था। सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता ना था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए। तुम तो बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था ना। अरे उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वे अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े? अब दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चलने लगे। रह रह कर आहट ले आते थे कि कोई आता तो नहीं। जब पेट भर गया तो दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा तो फिर मोती से भिड़ गया। मोती ने देखा कि खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो वो किनारे हट गया। अरे ये क्या, कोई सांड डौंकता हुआ चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है, वह सामने आ पहुंचा। अब दोनों मित्र बगले झांकने लगे। सांड पूरा हाथी है, उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन ना भिड़ने पर तो जान बचती नजर नहीं आ रही है, इन्हीं की तरफ आ रहा है। कितनी भयंकर सूरत है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान कैसे बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने बोला, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती ना सुनेगा। तो भाग क्यों नहीं चले? भागना कायरता है। तो फिर यहीं मरो, मैं तो 9-2-11 हो रहा हूं। और जो दौड़ा है? तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। उपाय यही है कि उस पर हम दोनों जने एक साथ चोट करेंगे। मैं आगे से रगेरता हूं, तुम पीछे से रगेरो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। ज्यों ही मेरी तरफ झपटे तुम बगल में उसके पेट में सींग घुसा देना। जान जोखिम है, पर कोई दूसरा उपाय नहीं। अब दोनों मित्र जान हथेलियों में लेकर के लपके।
सांड को कभी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा ना था। वह तो शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था। ज्यों ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेड़ा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा दे, पर ये दोनों तो उस्ताद थे, उसे ये अवसर ना देते थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने को चला था कि मोती ने बगल में आकर उसके पेट पर सींग भोंक दिए। सांड क्रोध में चिल्लाकर फिर पीछे भागा तो हीरा ने उसके पहलू में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर फिर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुभो दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भाग और दोनों ने उसका दूर तक पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसको छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जा रहे थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी चाहता है कि बच्चा को मार ही डालो। हीरा ने बोला, गिरे हुए बैरी पर सींग नहीं चलाना चाहिए। अरे यह सब ढोंग है, बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि वो फिर ना उठे। अब कैसे पहुंचेंगे ये सोचो, पहले कुछ खा लेते हैं तब सोचते हैं। सामने मटर का खेत था। मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक ना सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास मुंह में डाले थे कि 2 आदमी लाठी लेकर दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था। उसकी खुर कीचड़ में धंसने लगी तो भाग नहीं सका, पकड़ लिया गया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो वो भी लौट पड़ा, फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र काजी हाउस में बंद कर दिए गए। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा सबका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी नहीं मिला। समझ में ही नहीं आता है ये कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। वहाँ कई सारी भैंसें थी, बकरियां थी, घोड़े, गधे, लेकिन किसी के सामने चारा ना था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े हुए थे। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी नहीं हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टक टकाए लगाए देख रहे थे कि कोई चारा ले आए, पर कोई चारा लेकर आता दिखाई ना दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू कर दी, पर इससे क्या तृप्ति होती। रात को भी भोजन ना मिला तो हीरे के दिल में विद्रोह की ज्वाला धधक उठी। मोती से बोला, अब तो रहा नहीं जाता मोती। मोती ने सर लटकाए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। अरे इतनी जल्दी हिम्मत मत हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय सोचना पड़ेगा। तो आओ दीवार तोड़ देते हैं। मुझसे तो अब कुछ ना होगा, बस इसी बूते पे करते थे। सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी। हीरा मजबूत तो था ही। अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चप्पड़ निकल गया। फिर तो उसका साहस बढ़ा। उसने दौड़ दौड़ कर दीवारों पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। और उसी समय काजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने निकला। हीरा का यह उजड़पन देखकर उसने कई डंडे रस्सी दिए और मोटी रस्सी से उसे बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? अरे अपने बूते पे जोर तो मार लिया। ऐसा जोर मारना किस काम का कि बंधन में पड़ गए। जोर तो मैं मारता रहूंगा चाहे कितने बंधन पड़ते रहे। जान से भी हाथ धोना पड़ेगा। कुछ परवाह नहीं, यूं भी तो मरना है। सोचो दीवार अगर खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ पर बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। हाँ ये बात तो है। अच्छा तो लो, मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी जगह पे सींग मारा। थोड़ी सी मिट्टी गिरी तो हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी द्वंद्वी से लड़ रहा है। आखिर 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। तीनों घोड़ियां सरपट भागी, फिर बकरियां निकली, इसके बाद भैंसें भी खिसक गई, पर गधे अभी भी ज्यों के त्यों खड़े थे। हीरा ने पूछा, तुम क्यों नहीं भाग जाते? गधे ने बोला, जो कहीं फिर से पकड़ लिए गए तो? अरे तो हर्ज क्या है, अभी तो भागने का अवसर है। गधों ने कहा, हमें डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी और दोनों गधे अभी तक सोच रहे थे कि भागे या ना भागे, पर मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था।
जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना मत स्वार्थी समझो हीरा। हम और तुम इतने दिनों से एक साथ हैं। आज तुम पर विपत्ति पड़ गई और मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? हीरा बोला, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे ये तुम्हारी शरारत है। तो मोती बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हें गले में बंधन पड़ा उसके लिए अगर मुझे मार पड़े तो क्या चिंता। इतना तो हो ही गया है कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई। ये सब तो आशीर्वाद देंगे ना। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मारकर बाड़े से बाहर निकाला और फिर अपने बंधु के पास आकर सो रहा। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार और अन्य कर्मचारी में कैसी खलबली मची। अब इसके बारे में लिखने की जरूरत नहीं, बस इतना ही काफी था। मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहीं बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण भी ना डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था और यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा भी ना जाता था। ठठरियां निकल आई थीं। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजन लगी और दोपहर होते होते वहां 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आ आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता। सहसा एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थीं और मुद्रा अत्यंत कठोर आया। दोनों मित्रों के कूलों में उंगली गोद कर मुंशी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह ना हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और फिर सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान ना बचेगी। मोती ने कहा, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, इन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती। भगवान के लिए हमारा जीना मरना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक भगवान ने उस लड़की के रूप में बचाया था, क्या अब ना बचाएंगे। ये आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता है, मांस खाल सींग हड्डी सब किसी ना किसी के काम तो आ ही जाएगी। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के पास चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी। बेचारे पांव तक तो ना उठ सकते थे, पर भय के मारे गिरते गिरते भागे जाते थे, क्योंकि वह जरा सी भी चाल धीमी हो जाने पर जोर का डंडा मार देता था। राह में गाय बैलों का रेवड़ हरे भरे घास में चरता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल। कोई उछलता था और कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। सहसा दोनों को मालूम हुआ कि यह परिचित राह है। हाँ, इसी राह से तो ले गया था उन्हें वो। वही खेत, वही बाग और वही गांव मिलने लगा। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। आह, ये लो, अपना ही हार आ गया है। इसी कुएं पर तो हम पुर चलाने आया करते थे। हाँ हाँ, यही कुआं है। मोती ने कहा, हमारा घर नागीच आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया है। अब तो मैं घर भागता हूँ, ये जाने देगा, इसे अभी मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पे ले चलो, वहां से हम आगे ना जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेले करते हुए घर की तरफ दौड़े। वह हमारा थान है। और दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे आ गया। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखकर दौड़ा और बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों में आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने बोला, मेरे बैल है। तुम्हारे कैसे बैल है? मैंने मवेशी खाना से नीलाम लिए आता हूँ। मैं तो समझता हूँ चुरा कर आते हो। चुपके से चले जाओ, ये मेरे बैल है, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? जाकर थाने में रिपोर्ट कर दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि ये मेरे द्वार पे खड़े हैं। दड़ियल झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा। मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर ही वो रुका, पर खड़ा दड़ियल रास्ता देख रहा था।
दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती विजयी शूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग तमाशा देख रहे थे और हंसते थे। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर उसे मार ना दो। अगर वो मुझे मारता तो मैं बीमारी ना छोड़ता। अब ना आएगा, आएगा तो दूर से ही खबर लूंगा, देखूं कैसे ले जाता है हमें। जो गोली मरवा दे तो मर जाऊंगा, पर उस दड़ियल के काम ना आऊंगा। हमारी जान को कोई जान नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नाद में खली भूसा चोकर दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था। 20 लड़के तमाशा देख रहे थे और सारे गांव में उछासा मालूम हो रहा था। और उसी वक्त मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए।